हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 और आज अपने पार्ट नंबर 4 इसका करने जा रही हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें जो अपना देखो बच्चों, आज के जो टॉपिक हैं वो अपने इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज यूज्ड इन मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म में जो जो क्वांटिटीज यूज होती हैं इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन सारी की डेफिनेशन है आपके, ठीक है। फिर 10वें नंबर पर आता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज, और फिर है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ एंड क्यूरी वीज लॉ। ठीक है, ये सारी अपने छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी में सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है, और इन डेफिनेशनों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, फिर ही आपके समझ आएगा। आप पूरा दिमाग को कंसंट्रेट करके आपको इसको समझना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आई से शो करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? आई है। तो क्या होता है कि व्हेन ए पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन ए मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ये आपने इनकी डेफिनेशन में पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, कि जब भी अपने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, सारे एटम्स अरेंज हो जाते हैं, मतलब उनका क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है कुछ ना कुछ, तो उसको अपने इंड्यूस्ड बोल देते हैं। यानी क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट उसमें या मैग्नेटिक मोमेंट उसमें इंड्यूस हो जाता है। तो द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी एक तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको अपने बी से शो करते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब अपने किसी फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, और पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी उस मैग्नेटिक मोमेंट को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो तब आपको क्या मिलता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये इसका फॉर्मूला है एम नेट अपॉन वी। एम नेट यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है इंड्यूस्ड। तो इसकी यूनिट जब निकालेंगे तो जो एम की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब का ये कैंसिल, तो एम्पियर पर मीटर इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई, और ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि फॉर ए बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट के लिए अपने यही इसका फॉर्मूला निकालना चाहें किसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, तो सबसे पहले बार मैग्नेट, आपको पता है कि ऐसे एक मैग्नेट होती है बार मैग्नेट जो होती है, और इसकी एक इफेक्टिव लेंथ होती है जो दोनों पोल्स के बिटवीन की डिस्टेंस होती है, और एम इसकी क्या होती है, एम और माइनस एम इसकी पोल स्ट्रेंथ। तो किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है उनका मल्टीप्लाई ही किसकी इक्वल आता है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की। और जो इसका वॉल्यूम है वो अपने ए इंटू टू एल लेंगे। ए यहाँ पे क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और टू एल यहाँ पर इसकी क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, तो ए इंटू टू एल। तो देन आई बराबर क्या हो जाएगा, एम बटा वी हो जाएगा। एम मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, सॉरी एम यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, तो एम इंटू टू एल अपॉन ए इंटू टू एल। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी, सॉरी इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एम अपॉन ए। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो एक तो मटेरियल पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका आपको डायरेक्ट कई बार न्यूमेरिकल में ज्यादातर वैल्यू आपको इसकी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपको आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। समझ आई बात। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब एक आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि कोई भी अगर मान लो आपके पास कोई वायर है या चार्ज है, वो खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है, इसको अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, मैग्नेट उसको बनाना है। समझ आई बात। तो द एक्सटर्नल फील्ड इन विच एनी सब्सटेंस इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि वो एक्सटर्नल फील्ड होता है ये वाला, जिसमें अपने क्या करते हैं, किसी मटेरियल को प्लेस करते हैं, किसके लिए, उसको एक मैग्नेट बनाने के लिए। जैसे अपने आयरन वगैरह की या जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जितनी भी बनती है ना, तो उसको अपने बनाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट कैसे होता है वो देखो कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड कोई भी रेशियो है जो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का और साथ में क्या आ जाएगा परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो आपका किसकी इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। तो ये क्या है, ये तो है वैक्यूम के लिए और ये है मीडियम के लिए, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू। ठीक है, और ऊपर वाला बी नॉट अपॉन म्यू नॉट वैक्यूम के लिए। मतलब कि जब अपने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिवाइड कर देंगे, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम से, तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपने को ये बताता है कि जो आपने फील्ड लगा रखा है वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकता है, कितनी अच्छी मैग्नेट वो बना सकता है, तैयार कर सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपको याद रखना वो वाला फील्ड होता है जहां किसी मैग्नेट को तैयार किया जाता है प्लेस करके उसमें। और ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ही बनता है वैसे तो, लेकिन उसमें क्या कर दे अपने एक कांस्टेंट को डिवाइड कर दे म्यू नॉट को। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो इसकी यूनिट जब अपने निकालेंगे तो वो होती है, आपको पता है ऊपर बी है और नीचे म्यू है, तो बी की तो होती है टेस्ला और म्यू की होती है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, और टेस्ला को अपने लिखते हैं न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन से यहाँ पर न्यूटन कैंसिल, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर कैंसिल, और 1 एम्पियर बचेगा जो ऊपर जाएगा और ये मीटर नीचे, तो एम्पियर पर मीटर बच्चों क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी। तो एम्पियर पर मीटर वही यूनिट है जो ऊपर एच आई की आई थी, वही सेम यूनिट इसकी है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटीज अलग अलग है दोनों, यानी क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। अब सीजीएस यूनिट है वो इसकी ऑरस्टेड होती है, और 1 ऑरस्टेड आपका 80 एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। समझ आई बात। तो अब आपको आगे जो न्यूमेरिकल है ना आपके इस चैप्टर के, उसमें ऑरस्टेड यूनिट भी मिलेगी, तो ऑरस्टेड को एसआई यूनिट में चेंज करना आपको आना चाहिए, यानी 80 एम्पियर पर मीटर आपके क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। समझ आई बात आपको। तो ये आपकी ऑरस्टेड यूनिट आ गई। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ये तो आपने पढ़ ही रखा है, म्यू क्या चीज होती है, सॉरी म्यू नहीं है, आप म्यू आर करना। ठीक है, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसको अपने मैग्नेटिक परमेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। परमेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच एन मटेरियल कैन बी परमिटेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी अपने लिखते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बटा म्यू नोड। अब इसको समझो आसान शब्दों में, ये होता क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, कि आपका जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज अच्छे तरीके से हो सकता है, उसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताती है। ठीक है, तो क्या है कि आपका मटेरियल अगर मान लो किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है तो वो किस प्रकार से मैग्नेटाइज हो सकता है, कैसा उस पर इफेक्ट पड़ेगा उस मीडियम का, वो सारे मीडियम के इफेक्ट को बताने के लिए अपने को क्या बताती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताती है। और वैसे आपने इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ ही रखे हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उबासी आ जाती है बीच में। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या काई। ठीक है, काई, ये काई का साइन होता है, आप क्या करो इंटीग्रेशन और एक साइड सीधी लाइन लगा दो, तो इसको काई बोल देते हैं। तो ये क्या होता है काई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर द मटेरियल। अब इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है भी, अगर मान लो आपको किसी मटेरियल, कोई भी आपके पास मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया आपने कोई, उसको आपको कह दें भी इसको मैग्नेट बनाना है आपने। ठीक है, तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, या जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसमें प्लेस करोगे एच में। अब वो एच जितना स्ट्रांग होगा, वो जो आपका मटेरियल आपने ले रखा है वो उतना ही अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेट बन जाएगा अच्छे तरीके से, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो आपका क्या है डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, वो उतना ही ज्यादा होगा। जिस मटेरियल में जितने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, उतना ही वो मटेरियल क्या होता है, अच्छा मटेरियल माना जाता है। समझ आई बात। तो जो आपके पास एच यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जिसमें अपने किसी मटेरियल को प्लेस करते हैं मैग्नेटाइज होने के लिए, उसको मैग्नेट बनाने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ठीक है, किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मतलब जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जितना अच्छा, उतना ही मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा इंड्यूस उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच का ये मतलब है यहाँ पर।
समझ आई बात। तो जब अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपने काई बोल देते हैं। हियर काई इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि काई कांस्टेंट है और इसको अपने क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देते हैं सब्सटेंस की। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, और ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर ये चीज क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। समझ आई बात। तो इट इज ए डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। अब ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच होगा, और आई और एच दोनों की यूनिट आपको पता है सेम होती है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वही चीज है जो परमेबिलिटी थी, जिस प्रकार से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी अपने को यही चीज बताती है कि आपका कौन सा मटेरियल डायामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा फेरो है, इसी के बेस पर बताते हैं। और जनरली जो काई होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनको अपने मैग्नेट नहीं बना सकते, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, उनके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, इनमें रिलेशन क्या है डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज में। जो आपने चार क्वांटिटीज पढ़ी है उनमें रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन अपने पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपने को इसमें। सबसे पहले आप देखो थ्योरी कि व्हेन वी प्लेस ए सब्सटेंस इन ए सोलेनॉइड फॉर ए मैग्नेटाइजिंग इट, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस इज मोर देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात, जब भी आपको किसी मैग्नेट को किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना होता है तो आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है। तो अब इसके कहने का मतलब है भी जो वो मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रांग भी तो होना चाहिए तभी उसको मैग्नेट बनाएगा। तो अपने जनरली क्या करते हैं कि एक सोलेनॉइड ले लेते हैं और उस सोलेनॉइड के अंदर अपने क्या कर देते हैं, उस मटेरियल को प्लेस कर देते हैं जिसको मैग्नेट बनाना होता है। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन उसकी एक ही होती है, और बाकी उसकी वैल्यू ही बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। क्योंकि वो सोलेनॉइड खुद ही एक क्या होती है, मैग्नेट होती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इस कारण अपने क्या करते हैं कि सोलेनॉइड लेते हैं, सोलेनॉइड से ही ज्यादातर मैग्नेट जो आर्टिफिशियल है वो बनाए जाते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये मान लो अपने यहाँ पर एक सोलेनॉइड ले ली, समझना अब इसको आप, ठीक है। ये सोलेनॉइड ले लिया आपने और इस सोलेनॉइड में आपने ये इसके क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए इसके अंदर, और ये आपने यहां पर क्या कर दिया, एक मैग्नेट या मटेरियल प्लेस कर दिया। अब ये जो सोलेनॉइड है इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B0 है, ठीक है, B0 है। और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो रहा है, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसका जो इंड्यूस हुआ इसके अंदर जो मटेरियल आपने लिया वो BI है। तो अब इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, वो अपने कहेंगे कि B0 तो बाहर से लगाया हुआ और BI उसके खुद के अंदर जनरेट हो गया, तो B0 प्लस BI है। अब बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आती है कि सर B बराबर B0 प्लस BI क्या है, B0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और BI इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो भी क्या है। देखो आप क्या कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो मान लो, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड से आप भाग रहे हो, ठीक है, थोड़ी स्पीड से आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। तो अब आपको क्या किया, किसी एक जने ने पीछे से आके धक्का दे दिया, तो आपकी स्पीड उतनी रहेगी या बढ़ेगी, तो आप कहोगे कि सर बढ़ेगी। अब बढ़ेगी क्यों, क्योंकि कुछ स्पीड आपकी थी और कुछ आपको धक्का लगाने से मतलब आप पर फोर्स लगा, तो उससे क्या हुई, आपको और वेलोसिटी मिली, तो आपकी स्पीड और ज्यादा क्या होगी, बढ़ गई, वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है। समझ आई इतनी बात। तो अब मान लो कि यहां पर जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, या एक कार मान लो आप, भाई ये एक कार है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपने। ये मान लिया यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है। अब इसको पीछे से अपने एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जो इसको क्या करता है, जो इसकी जो वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज कर देता है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर 25 होगी, लेकिन आपने एक्सटर्नल लगाई कितनी, 15 लगाई। तो आप देखो, आप जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो इस लगाई हुई वेलोसिटी से भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, 25 होगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपने लगाते हैं उसके कारण उसमें इंड्यूस हो जाता है, तो खुद का भी जनरेट होता है और बाहर वाला लगाया तो उसका जो टोटल है, जो मैग्नेट आपने किसी सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर रखी है, मटेरियल प्लेस कर रखा है, तो उसके अंदर जो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड है वो B0 प्लस BI के इक्वल आएगा।
बी आई यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटाइज इंटेंसिटी क्या होती है, जितना आपका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है। तो जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये आई के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आई जितना ज्यादा होगा उतना ही बी आई ज्यादा होगा आपका, क्योंकि आई ज्यादा होगा तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, मतलब जो आपका मैग्नेट है वो अच्छा मैग्नेट होगा। ठीक है, तो बी आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो बी आई इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, यहाँ पर जब अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो म्यू जीरो आ जाता है। और इसी तरीके से जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वो बी जीरो बराबर म्यू जीरो एच है, क्योंकि आपने जो मैग्नेटिक ये वाला यहाँ पर निकाला था बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड होता है जिसमें आपने प्लेस कर रखे, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड बी जीरो है, तो बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एच। अब इन दोनों वैल्यू बी आई और बी जीरो की आप यहाँ पर प्लेस कर दो, तो यहाँ पर देखो बी बराबर बी जीरो आई म्यू जीरो आई प्लस में म्यू जीरो एच, तो म्यू जीरो एच यहाँ पर कॉमन ले लिया आपने। तो देखो यहाँ से तो एच कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ से एच कॉमन कैसे आएगा कि आप ऐसे एज्यूम करो भी आई के साथ अपने ऊपर नीचे एच से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो अब ऊपर वाला जब एच बाहर जाएगा तो यहाँ नीचे वाला एच तो बचेगा, तो आई अपॉन एच यहाँ पर बच गया, और आई अपॉन एच को अपने काई से शो करते हैं, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच वन प्लस काई यहाँ पर बन गया। ठीक है, म्यू जीरो एच वन प्लस काई यहाँ पर बन गया। तो अब देखो जब ये एच को आप क्या करोगे इस बी के अपॉन में ले आओगे, बी के अपॉन में ले आओ तो ये म्यू जीरो वन प्लस काई बचेगा। अब बी अपॉन एच ये आपको पता है म्यू मीडियम होता है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे होता है, तो यहां पर देखो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आपने पढ़ा था, तो देखो मीडियम के लिए अपने फॉर्मूला लिखते हैं एच बराबर बी अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू निकाले तो म्यू इंटू एच आएगी, समझ आई बात। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि जो यहां पर बी अपॉन एच है वो म्यू मीडियम के इक्वल आ गया। भी देखो यहां से अगर आपने इस एच को इधर ले आए और म्यू को इधर ले जाए तो ये म्यू मीडियम ही बनेगा बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच यहाँ पर क्या बन गया, म्यू मीडियम बन गया। तो म्यू मीडियम बराबर म्यू जीरो वन प्लस काई आ गया, और अपने के इस म्यू माध्यम को या म्यू मीडियम को म्यू जीरो प्लस म्यू जीरो इंटू म्यू आर लिख सकते हैं, और इधर म्यू जीरो वन प्लस काई है ही, तो म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल, म्यू आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, वन प्लस काई यहाँ पर आ गया, जो कि रिलेशन है म्यू आर और काई। समझ आई बात। तो मेन चीज इसमें स्टार्टिंग वाली चीज ये बच्चों की जो अपने मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार लगाते हैं, कौन सा सोलेनॉइड का होता है, कौन सा मटेरियल का होता है, वो सारी चीजें होती हैं, तो उसको आपको याद रखना है। फिर अपना आता है टॉपिक क्यूरी टेम्परेचर एंड क्यूरी और क्यूरी वीज लॉ। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर एक क्यूरी का लॉ है ओनली, एक क्यूरी वीज लॉ है। ठीक है, तीन चीजें है इसमें। तो अब देखो सबसे पहले अपने क्यूरी लॉ पढ़ते हैं, क्यूरी का जो लॉ है वो पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, की जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है भी जो आपका मटेरियल है वो कितना का अच्छा मैग्नेट बन सकता है उसको बताती है ये। ठीक है, तो ये तो इसका तो मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है डाई मैग्नेटिक का। वाइल ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि जो क्या है पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती उसकी। ठीक है, तो अब टेम्परेचर का इफेक्ट किस प्रकार होता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, उसको क्या है क्यूरी और क्यूरी वीज ने बताया था ये कि किस प्रकार से टेम्परेचर का इफेक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर पड़ता है, उसको एक्सप्लेन किया था इन्होंने। तो सबसे पहले ओनली क्यूरी ने लॉ दिया आपने कि अकॉर्डिंग टू द क्यूरी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ओनली क्यूरी का लॉ है वो किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। ठीक है ना, जो ओनली क्यूरी का लॉ है वो कौन से मटेरियल के लिए, पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पे। और क्यूरी ने ये बताया कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कि जो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड से वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ने के बारे में क्यूरी ने बताया कि ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काई की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें मैग्नेट बनने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी, यानी वो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी खत्म होती जाएगी, वो एक अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता। इसके बारे में अपने को बताता है। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय या नष्ट होती जाती हैं उसकी। तो यहां पर क्या है कि काई एम इज इक्वल टू 1/t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काई एम बराबर सी टी, सी यहाँ पर क्यूरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको मटेरियल के लिए अलग अलग दी हुई होगी जब भी अपने क्या है आगे पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे। अब नेक्स्ट है कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज मैक्सिमम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 केल्विन एंड डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। कि जो क्या होता है कि जो फेरो इसी प्रकार जो क्यूरी का लॉ है वो तो उसने पैरामैग्नेटिक के लिए दिया, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या कि जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कम होने लग जाती हैं, मतलब क्या है डिक्रीज होने लग जाती हैं जैसे जैसे अपने उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ो यहाँ पर कि व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड देन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स फेरोमैग्नेटिज्म वेनिशेस एंड इट बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन आ गई कि फेरोमैग्नेटिक, आपको एक चीज ये याद रखो कि पैरामैग्नेटिक कम कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, फेरोमैग्नेटिक ज्यादा शो करता है। लेकिन जैसे जैसे अपने फेरोमैग्नेटिक को क्या करते हैं हीट देना या टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती जाती है होती जाती है होती जाती है, और एक ऐसा लेवल आ जाता है, एक ऐसे टेम्परेचर पर ऐसा लेवल आ जाता है कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किसमें हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है, और उसी टेम्परेचर को अपने क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, टी सी से अपने इसको शो करते हैं। समझ आई? तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एक पैरामैग्नेटिक जिस पर फेरोमैग्नेटिक पैरा में चेंज हो जाता है। समझ आई बात? फिर क्यूरी वीज लॉ आता है। तो देखो क्यूरी वीज लॉ क्या है कि इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी, और काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, टी सी यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर है। अब क्या है कि जो क्यूरी और वीज वीज इनके साथी थे, उन्होंने साथ में इनका सहयोग करके और एक नया रूल दिया, और ये वाला जो रूल था ये बच्चों किसके लिए था, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि जो क्यूरी का लॉ है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है, और क्यूरी वीज लॉ है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है। तो इन्होंने कहा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर इस प्रकार से डिपेंड करती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे क्या होती जाएगी, जो काई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली 1/t के प्रोपोर्शनल ना होके क्या होती है, टी माइनस टी सी, टी सी यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर क्या था कि वो टेम्परेचर जिसपे फेरो किसमें चेंज हो जाता है, पैरा में चेंज हो जाता है, उसको अपने क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट लॉ ये वाला क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में अपने इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वाला टॉपिक इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को अपने कर देंगे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, तो वो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।